नमस्कार डॉक्टर्स। पिछले वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वो सीबीएस का चार्ट का जो मैंने वीडियो लॉन्च करा था, ठीक है, अब टाइम आ चुका है रेस्पिरेटरी का भी चार्ट पढ़ने के लिए, तो शुरुआत करता है। रेस्पिरेटरी चार्ट की तरफ बढ़ता है। तो रेस्पिरेटरी चार्ट्स में जो सबसे मोस्ट कॉमनली आज चार्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का चार्ट, जो कि तुम्हारे अभी सामने स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। उस चार्ट की तरफ तुम अगर ध्यान से देखो तो वो चार्ट में कौन सी शेप का दिखाई दे रहा है? एस शेप, सिग्मॉइड शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सिग्मॉइड शेप का जो चार्ट होगा, ठीक है, वहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तुम देखोगे वो क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एसोसिएट करता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो और एडवांटेज क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन डिसोसिएट कर रहा होता है हीमोग्लोबिन के साथ। एस शेप का एडवांटेज ये है। तो इसीलिए बहुत सारे जो एग्जामिनर हैं तुमसे ये भी सुनना चाहते हैं कि ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के साथ साथ कई सारे बुक और कई सारे एग्जामिनर सुनना भी चाहते हैं ये कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व भी है ये। ठीक है, एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व है, दोनों ही वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि जब तुम 100% सैचुरेशन की तरफ चल रहे हो, जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन रिलैक्स रहता है। उसको लगता है कि यार अभी रिलैक्स हूं मैं, अभी कोई प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है हवा में, तो टेंशन वाले लेने वाली बात नहीं है। तो अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे याद रख सकते हो कि ऊपर जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे हीमोग्लोबिन रिलैक्स है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे नीचे की तरफ तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ पे टी स्टेट में है। हीमोग्लोबिन अभी टेंशन में कि यार कभी मुझे ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पहला जब ऑप्शन आता है तो वो टी वाला चीज धीरे धीरे आर में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसीलिए इनिशियली जो होता है वो एस शेप की तरफ चलता है। इनिशियली जो ग्राफ रहता है वो स्टीप कर्व में बढ़ता है। ठीक है, फिर आगे जाकर के वो सैचुरेशन को जब अचीव करता है, अच्छे खासे सैचुरेशन को, तब जाकर फिर से वो जो डिसोसिएशन होता है वो धीरे हो जाता है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है ही नहीं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो अब अगला हम लोग बात करते हैं कि इसमें पूछते हैं तुमसे P50 का क्या मतलब है कि परसेंटेज सैचुरेशन जब 50 का तुमने रखा हुआ है तो वो कितने ही mm ऑफ Hg पे वो अचीव हो जाएगा, मतलब कितने प्रेशर ऑफ मरकरी में 50% सैचुरेशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे P50 का वैल्यू तुम्हारे पास गाइडन में भी लिख रखा हुआ है, 25 से 28 होती है। ठीक है, 25 से 28 तुम यहाँ से भी रिलेट करके देख सकते हो। ये वाला जो P50 का जो कर्व है वो तुम्हारा तकरीबन तकरीबन इसके बीच में ही रेंज में आ रहा है, 25 से 28 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अगला होता है P50 मायोग्लोबिन के लिए कितना होता है। पहली बात तो मायोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है ना, एमडीसी जो होता है, ठीक है, मायोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वो तुम्हारा सिग्मॉइड शेप का तरह नहीं होता। ठीक है, और जो उसमें जो P50 होता है वो तुम्हारा होता है 5 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि वो कम पार्शियल प्रेशर पे ही वो 50% तक 50% का जो वो है सैचुरेशन है उसने अचीव कर रखा हुआ है। ठीक है, मायोग्लोबिन ने, यानी कि हीमोग्लोबिन से उसकी ज्यादा एफिनिटी है। ठीक है, अगले चार्ट की तरफ लोग बढ़ता है। अगला चार्ट है हमारा स्पायरोमेट्री का। स्पायरोमेट्री का जो चार्ट होता है वो तुम्हारे को पूछ भी लेते हैं कभी कभार कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करता है। तो स्पायरोमीटर तो सभी कोई बोलता है, ठीक है, लेकिन आगे का जो हटचिंसन नाम है, ठीक है, वो भूल जाते हैं, हटचिंसन स्पायरोमीटर बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो ग्राफ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग टाइडल वॉल्यूम को देख लेते हैं। ये वाला जो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम है जो हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज उसकी तरफ ध्यान से देखो। तुम्हें पता होगा कि ये ½ लीटर की होती है, यानी 500 ml की होती है। ये 500 ml की टाइडल वॉल्यूम होती है। अगर मैं टाइडल वॉल्यूम के बाद, ये तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के और एक्सपिरेशन का ही वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल हम सांस लेते वक्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने मैक्सिमम डीप इंस्पिरेशन ले लिया तो वो हो जाएगा मेरा इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 3000 तक जाती है। ठीक है, अगर मैं इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दूं, ठीक है, तो फिर मेरी बन जाती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑफकोर्स 3500 हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं फिजियोलॉजी में हमेशा बोलता हूँ कि आंसर को रेंज में देने के लिए, जैसे कि अगर सोडियम का कंसेंट्रेशन पूछोगे ब्लड में तो मैं बोलूंगा 135 से 145 बोलो। ठीक है, इसका मैं पूछूं लाइक पीएच कितना होता है तो तुम बोलोगे 7.35 से 7.45। मैं रेंज में हमेशा आंसर देना चाहिए फिजियोलॉजी में, लेकिन ये सारे जो स्पायरोमेट्री के जो कर्व्स होते हैं ना, उसमें ज्यादा रेंज हम लोग प्रेफर नहीं करते। हम लोग एक वैल्यू पे ही स्टिक टू रहते हैं। ठीक है, नहीं तो बहुत सारी डिस्पैरिटीज आने लग जाएंगी, क्योंकि पेशेंट्स बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं ना रेस्पिरेटरी में, जो अलग अलग वैल्यूज को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो एक ही वैल्यू को ही स्टिक टू रहना चाहिए, जो कि एक ऑथेंटिक बुक में लिख रखा हुआ है। ऑथेंटिक बुक का डेटा शेयर कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, जो कि है गाइटन एंड हॉल। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बाद हम लोग देखते हैं ये वाली चीज, जिसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी किससे बनकर बनी हुई है? आईआरवी से। ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 3000 ml की है।
फिर टाइडल वॉल्यूम से जो कि 500 ml की है, और फिर एक नया वेरिएंट यहाँ पे आ चुका है जिसका नाम है ERV। ठीक है, मेरी राइटिंग को थोड़ा सा नजरअंदाज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तुम ERV क्या है? ERV जैसे कि हम लोग ने मैक्सिमम इंस्पिरेशन लेने के बाद जो हमारी हमने वॉल्यूम को चेक करा था वो था IRV। हम लोग मैक्सिमम एक्सपीरेशन के बाद क्या करेंगे तो वो आएगा ERV का मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सपीरेशन के बाद जितना वॉल्यूम तुम मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हो वो। तो एक्सपीरेशन के बाद जो ERV की वैल्यू आती है वो आती है 1000 से 1100। ठीक है, 1100 ml ले लेते हैं। ठीक है, या फिर 1000 भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और FRC अब इसके बाद आता है FRC से पहले मैं रेसिडुअल वॉल्यूम बता देना चाहता हूँ। रेसिडुअल वॉल्यूम होता है जो कि डिस्पाइट कितना भी तुम एक्सपीरेशन कर लो कुछ तो वॉल्यूम लंग्स में बची जाता है, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम को देखो कैसे लिख रखा हुआ है यहाँ पे, ये 1200 लिख रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने रेसिडुअल वॉल्यूम को 1200 लिख रखा हुआ है, लेकिन ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है कि रेसिडुअल को R को कैसे लिखते हैं? R ऐसे लिखते हैं ना, R। ठीक है, जैसे R फॉर रैट। ठीक है, तो मैं R को ऐसे लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे 2 तो 0 लगा दे रहा हूँ। तो ऐसे याद रखना, रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा 1200 होती है। ठीक है, तो जब भी तुम वाइवा दे रहे होते हो तो तुमसे एग्जामिनर ये पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है उसका कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या स्पायरोमीटर से तुम मेजर कर पाओगे? ठीक है, तो ऑफकोर्स इसका आंसर है नो। ठीक है, इस जो हम लोग वो कैसे मेजर करते हैं? हम लोग वो मेजर करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं, RV को हम लोग मेजर करते हैं हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक के साथ। मालूम होगा बहुत लोगों को तुमने से। ठीक है, नहीं मालूम है तो प्लीज अभी याद रख लो, और ये हमेशा इसको याद रखना। ठीक है, हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक या फिर नाइट्रोजन वॉशआउट टेक्निक। एक चीज याद रखना डॉक्टर साहब, जब भी तुम वाइवा दे रहे होते हो ना तो पहले एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने का मौका दिया करो। ठीक है, लाइक उसने पूछा तुमसे कि D क्या सिग्निफाई कर रहा है, तुमने बोल दिया RV। ठीक है, तुम्हारे अंदर मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजना आ रही थी और तुमने डायरेक्टली बोल दिया कि RV और 1200 ml होता है। ठीक है, तो वो तुमसे कुछ पूछने से पहले तुमने उसको बोल दिया, जब बोलना शुरू कर दिया कि इट इज मेजर्ड बाय द हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक, नाइट्रोजन वॉशआउट टेक्निक, ये सारी चीजें तुम अगर पहले ही बोलना शुरू कर दोगे ना और एग्जामिनर को मौका ही नहीं दोगे तो बस यार क्या ही बचता है। ठीक है, तुम पास तो हो ही जाओगे, बट जो अच्छा तुम जो एक और रीप कर सकते थे ना एग्जामिनर के मार्क्स को, वो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो उसके बाद तुमसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तुमसे पूछ देगा फिर बताओ नाइट्रोजन वॉशआउट टेक्निक का प्रिंसिपल बताओ, पर तुम नहीं बता पाओगे ना। ठीक है, तुमसे हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक का प्रिंसिपल पूछने लग जाएगा, पूरा मतलब कंसंट्रेशन कितना डालते हैं नहीं डालते, ये सारी चीजें पूछने लग जाएगा, जो कि मतलब वो MD फिजियोलॉजी वाले टॉपिक में आ जाएगी, तुम नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी मतलब चीजों को जबान से नहीं निकालना होता है वाइवा के टाइम पे, जिससे मतलब डिपार्टमेंट मतलब बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाए और वो तुम्हारे सारे डिपार्टमेंट के लोग आके तुम्हारी आरती उतारने लग जाए। ये सारी चीजें नहीं करनी होती है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं FRC। अगर हमें पता चल चुका है रेसिडुअल वॉल्यूम, अब हम लोग देखते हैं FRC की तरफ। FRC क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है ERV प्लस RV। ERV है हमारा 1000 से 1100 और फिर RV हमारा 1200, तो ये 2300 के बराबर की आ जाएगी। ठीक है, कुछ रेस्पिरेटरी इंडेक्सेस होते हैं जो कि हमें यहाँ पे जानना जरूरी है, डिस्कस कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी इंडेक्सेस में सबसे पहला आता है रेस्पिरेटरी मिनट वेंटिलेशन। रेस्पिरेटरी मिनट वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में तुमने लंग्स में कितना वेंटिलेशन करवाया। वेंटिलेशन का मतलब होता है CO2 का एक्सचेंज कितना हो पाया। ठीक है, CO2 का एक्सचेंज मतलब पूरा वेंटिलेशन कितना हो पाया, तो 1 मिनट में कितना वेंटिलेशन होगा, जितना तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट होगा और जितना तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम होगा। तो टाइडल वॉल्यूम है हमारा 1/2 लीटर का और रेस्पिरेटरी रेट 12 से 16 मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 से 8 लीटर तक का, 6 से 8 लीटर का हो गया हमारा क्या, RMV का मतलब होता है रेस्पिरेटरी मिनट वेंटिलेशन। ठीक है, एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होता है डॉक्टर साहब? ठीक है, तो एल्वुलर वेंटिलेशन यार देखो, रेस्पिरेटरी में तो पूरी चीजों को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन एल्वुलर वेंटिलेशन में हम लोग डेड स्पेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेड स्पेस ऑफकोर्स एल्वुलर नाम में आ रहा है ना, एल्वुलर में डेड स्पेस कैसे ले लोगे तुम। ठीक है, तो एल्वुलर वेंटिलेशन में क्या हो जाएगा, डेड स्पेस का जो वैल्यू होता है दैट इज 150 ml, वो तुम माइनस कर दोगे तुम टाइडल वॉल्यूम से। ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेस्पिरेटरी रेट के साथ। ठीक है, तो हो जाएगा 250 350 इंटू रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज 4 से 4.2 लीटर पर मिनट। ठीक है, ऑफकोर्स वहां पे 6 से 8 था और एल्वुलर वेंटिलेशन हो जाएगा 4 से 4.2 लीटर पर मिनट। ये सब जो वेंटिलेशन होता है, रेस्पिरेटरी मिनट वेंटिलेशन, एल्वुलर वेंटिलेशन, जब तुम वेंटिलेटर पढ़ना शुरू करोगे ना, तुम एक्चुअली जब तुम ICU की सेटिंग पे आओगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे काम आता है। तुम देखो एक तीसरा एक इंडिसेस मैं एक और बता देता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है MVV। ठीक है, मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन। ठीक है, मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, या फिर मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी भी इसको कहते हैं। ये हम कितना हम लोग मैक्सिमम ब्रीथ कर सकते हैं, तो वो हो जाता है
125 से 170। ठीक है, ब्रीदिंग रिजर्व क्या होता है, मैक्सिमम मिनट वेंटिलेशन, मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन माइनस रेस्पिरेटरी मिनट वेंटिलेशन। ठीक है, जो कि है 125 इंटू -8, दैट इज 117 आ जाएगी। ठीक है, और फिर फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी इंडेक्सेस में जाएंगे तो मतलब वो तुमसे भले ही एमबीवी पूछे ना पूछे, भले ही तुमसे ब्रीदिंग रिजर्व पूछे ना पूछे, भले ही तुमसे वो एल्वुलर वेंटिलेशन पूछे ना पूछे, तुमसे डिस्निक इंडेक्स पूछता है। क्यों? क्योंकि डिस्निक इंडेक्स जिस पेशेंट का कम हो जाएगा तो उसको डिस्निया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी। ठीक, तो डिस्निक इंडेक्स क्या होता है, ये ब्रीदिंग रिजर्व डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन। ठीक है, ब्रीदिंग रिजर्व कितना है, ठीक है, एमवीवी माइनस आरएमवी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एमवीवी इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाता है 117 बाई 125, लगभग 95%। ये नॉर्मल वैल्यू है, ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर 95% से अगर वो 70% तक नीचे आ गया वो, ठीक है, तो वो हो जाता है डिस्निया, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्लिनिकली एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम लोग अगले चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले चार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला चार्ट हमारा है बहुत ही ज्यादा फेमस, ठीक है, पीवी कर्व। ठीक है, पीवी लूप है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रेशर है और वॉल्यूम है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लंग परफेक्टली इलास्टिक अगर कोई स्ट्रक्चर होता, अगर लंग ना अगर परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रक्चर हो रहा होता तो वो यूं चला जाता। ठीक है, यूं जाता इंस्पिरेशन के दौरान और एक्सपिरेशन के दौरान ठीक उसी रास्ते को ट्रेस करते हुए यूं लौट आता। ठीक है, लेकिन वो परफेक्टली इलास्टिक तो है नहीं। ठीक है, उसके पास रिकॉइलिंग टेंडेंसीज है। ठीक है, थोरैसिक केज जो है वो बाहर जाना चाहता है और लंग्स अंदर आना चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इन्फ्लेशन के टाइम पे या फिर इंस्पिरेशन के टाइम पे ये लिम्ब फॉलो होती है। ठीक है, और जो एक्सपिरेशन होता है वो इस टाइम पे ये लिम्ब फॉलो हो रही होती है। एक चीज याद रखना है तुम्हें कि जो कॉम्प्लायंस होता है डेल्टा वी बाई पी। ठीक है, कितना प्रेशर चेंज पे कितना ज्यादा वॉल्यूम का चेंज तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारा कॉम्प्लायंस है। तो कॉम्प्लायंस जो मैक्सिमम होती है ना वो इस टाइम पे, मतलब जो इनिशियल फेज होता है ना इंस्पिरेशन का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा कॉम्प्लायंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जहां पे ग्राफ सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट होगा ना, स्टीप जहां पे होगा वहां पे कॉम्प्लायंस ज्यादा होगा। अब जहां पे लेकिन जब स्टीपेस्ट ग्राफ कोई पूछे ना, स्टीपेस्ट अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ही सकता है स्टीपेस्ट। तो स्टीपेस्ट यहाँ पे, स्टीपेस्ट ग्राफ यहाँ पर है, लेकिन अगर तुमको स्टीप पूछेगा तो कॉम्प्लायंस सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो वो मैंने बता दिया कहाँ पे है। ठीक है, अभी यहाँ से मतलब तुमसे वो ग्रैंड वाइवा, ये तुम जो चार्ट पढ़ रहे हो बाय द वे तुम्हारा ग्रैंड वाइवा भी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो तुम जब वो ग्रैंड वाइवा के लिए तुम घुसते हो तो यहाँ से तुम्हारा वो वर्क ऑफ ब्रीदिंग में घुस जाते हैं एग्जामिनर। वर्क ऑफ ब्रीदिंग देखो दो प्रकार की होती है, एक होगी इलास्टिक वाली, ठीक है, एक होगी इलास्टिक और एक होगी नॉन इलास्टिक। इलास्टिक वाला जो वर्क होता है वो टेक्निकली कॉम्प्लायंस का ही काम है। कॉम्प्लायंस वाला वर्क जो कि मतलब जो मैंने अभी तुम्हारा पीवी लूप में बता दिया वो, ठीक है, 65% जो वर्क होता है वो तुम्हारा इलास्टिक काम में ही निकल जाता है, और जो नॉन इलास्टिक रहता है उसमें तुम्हारे एयरवे डिस्टेंस आते हैं जो कि 25% के होंगे। ठीक है, आई थिंक 25 नहीं है, 28 है, यहाँ पे गलती से शायद ऐसा लिख रखा है। ये 28 है, ये 28%, 65 और 28 93%, और बाकी का बच्चा हुआ जो 7% है वो टिश्यू रेजिस्टेंस है। ठीक है, टिश्यू रेजिस्टेंस का वर्क है। ठीक है, तो ये सारे हो जाता है वर्क ऑफ ब्रीदिंग और उसका क्लासिफिकेशन, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब क्या होता है पीवी लूप में, जो क्या होता है ना कि कभी कभी कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है और कभी कॉम्प्लायंस घट जाता है। ठीक है, तो जो पीवी लूप जो हम लोगों ने ऐसा स्ट्रेट पढ़ा था, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता, और अगर किसी ऐसी बीमारी है जिसमें कॉम्प्लायंस बढ़ रहा है लाइक एम्फाइसीमा, तो ये वाला जो कर्व होगा वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, मतलब लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। ये राइट को तब शिफ्ट होगा जब कॉम्प्लायंस घटेगा। ठीक है, जब कॉम्प्लायंस घट रहा होगा तो ये राइट को शिफ्ट हो जाएगा, और ये कब हमें देखने मिलेगा, एआरडीएस में, ठीक है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में दिखाई देगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिखाई देगा, या फिर एटेलेक्टेसिस में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए पीवी लूप के लिए, ये एग्जांपल्स पता होना चाहिए, डिजीज पे पता होना चाहिए। ये इस कर्व में इतना ही है। इसके बाद हम लोग लास्ट कर्व की तरफ बढ़ता है। तो अगली चार्ट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं जो कि बताता है इंस्पिरेशन की एक्टिविटी और एक्सपिरेशन की एक्टिविटी के दौरान प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, एक तो एल्वियोलाई पे प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और फिर इंट्राप्लूरल प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है,
तो एल्विलाई का तुम देख लो, एल्विलाई का यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आ रखा हुआ है फोटोज में, ठीक है जस्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करना तुम। यहाँ पे ये 0 से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे -1 तक पहुंच रहा है इंस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, फिर ये फिर से 0 को अचीव कर रहा है, फिर से यहाँ पे +1 तक चला जा रहा है, ठीक है। तो जो एल्विलाई का जो प्रेशर है इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन तक जाते जाते वो -1, 0 और +1 तक जाता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। वो इंस्पिरेशन के दौरान तो नेगेटिव प्रेशर इसलिए रहता है ताकि हवा और ज्यादा अंदर आ पाए, ठीक है। फिर हम लोग इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करते हैं। इंट्राप्लूरल प्रेशर में तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, जो कि पूरा चार्ट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि वो ये ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड क्यों जा रहा है, ठीक है। तुम देखो डॉटेड वाली लाइन बड़ी ही सरल सी है, वो कहीं पे टिल्टेड नहीं है। जो एक्चुअल जो सॉलिड लाइन है ये बल्कि टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन जो डॉटेड लाइन है वो टिल्टेड नहीं है, ठीक है। ये सिंपल से ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही चली गई है, ठीक है। ये तब बता रहा है जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मतलब लंग्स के अंदर तुम टिश्यू रेजिस्टेंस हटा दो, ठीक है, उसके अंदर तुम एयरवे का रेजिस्टेंस हटा दो, ठीक है, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह वो फॉलो करेगा लंग्स का ये जो प्रेशर है, ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता ना यार, सारे टिश्यू रेजिस्टेंस भी होते हैं और तरह के एयरवे के भी रेजिस्टेंस होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा जो सॉलिड लाइन है ये टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। वैल्यूज तुम देख ही सकते हो कहां तक गया हुआ है, यहाँ पे -6 लेके रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे -3 2.5 तक गया होगा, ठीक है। -2.5 से लेके हम लोग यहाँ पे -6 तक लेके इसको दिखाया हुआ है, डिपिक्ट करा हुआ है, ठीक है। फाइनली सबसे लास्ट वाला चीज होता है वॉल्यूम ऑफ ब्रेथ, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में मालूम है कि 500 ml होता है, ठीक है। यहाँ पे 500 ml कहीं पे लाइट करेगा 0.5 और ये कर उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटर का चार्ट खत्म हो जाता है। अब मैं जल्दी रिलीज कर दूंगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस वाले कर्व, ठीक है, और अगर कोई मैमिलियर कर्व मिलता है तो वो भी रिलीज कर दूंगा। चलो इस वीडियो को भी सपोर्ट करो यार, लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। मेरी इस छोटी सी मुहिम को थोड़ा सा तुम्हारा अगर लाइक मिल जाता है तो मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित फील करता हूँ। थैंक यू।